यस का दूंगा भाई अभी, आप सारा एग्जाम्पल अपने ऊपर दे रहे हैं, यस भैया का भी तो दे दीजिए। यस का दूंगा भाई अभी, दिए तो है अभी सारे एग्जाम्पल। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलो मैं आगे। इन्होंने तो आंसर देना भी शुरू कर दिया, मतलब कोई डाउट नहीं है। चलो देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि जो शिक्षार्थियों की जो अभिवृत्ति होती है, यानी कि जो आपके सामने बच्चों का एटीट्यूड होता है, किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव, जो उनकी रुचि होती है, इंटरेस्ट होती है, जो उनके अचीवमेंट्स यानी कि उपलब्धि होती है, और जो अधिगम की शैलियां होती है, जो लर्निंग स्टाइल यहां पर आपके सामने होती है, कोई देखकर सीखता है, सुनकर सीखता है, काइनेस्थेटिक लर्निंग बाय डूइंग करके यहां पर सीखता है, उसमें जो अंतर होता है वो किस प्रकार के अंतर को इंगित करता है? क्या सोशल डिफरेंस यहां पर है? जी नहीं। क्या लर्निंग डिफरेंस है? जी नहीं। लर्निंग डिफरेंस है तो लर्निंग स्टाइल हो जाएगा। क्या इमोशनल डिफरेंस है? जी नहीं। ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। ये तो बड़ा आसान सा है, तो बच्चा भी दे देता आंसर। ठीक है, तब इतनी जल्दी जल्दी लगा रहे थे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि जो अधिगमकर्ता होते हैं, जो लर्नर्स यहां पर होते हैं, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? कौन सा चरण वांछनीय नहीं है, कौन सा स्टेप आपका रिक्वायर्ड नहीं है? ध्यान रखना, टीचर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, अगर बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता नहीं होगा टीचर को, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही से नहीं करा पाएगा। बताओ भाई, कौन सी वांछनीय नहीं है? पहला, व्यक्तियों की जो योग्यताएं होती है उनका सही आकलन करना, बिल्कुल ठीक बात है, उसके हिसाब से उसको करवानी चाहिए आगे की चीजें, ये तो पॉजिटिव है। व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, यहां पर आपका दिया हुआ इंडिविजुअलाइजेशन वाला इंस्ट्रक्शन देना। व्यक्तिपरक अनुदेशन का मतलब है जैसा बच्चा उसके हिसाब से उसको शिक्षण देना है। जैसे मान लीजिए हमारी क्लास के अंदर कोई बच्चा सामान्य बुद्धि के है, कोई औसत बुद्धि के, कोई प्रतिभाशाली बुद्धि का है, तो जैसा बच्चा उसके हिसाब से उसको शिक्षण देना, उसके हिसाब से उसको टीएलएम देना, उसके हिसाब से मेथड्स वगैरह सब करवाना, ये होता है इंडिविजुअल वाला जो आपके सामने इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, ये आप लोग इसको बोल सकते हो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, आप लोग इसको बोल सकते हो डिफरेंशिएटेड। डिफरेंस आ गया ना, यानी दो बच्चों के बीच में या कई बच्चों के बीच में डिफरेंस है, तो उन डिफरेंस को जानकर उन्हीं के आधार पर उनको शिक्षण देना चाहिए। तो ये भी आपके सामने पॉजिटिव है। तीसरा, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। आप बच्चे के सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करके क्या करोगे? बताओ भाई, कौन से समाज से आ रहा है, कौन से धर्म, कौन सी जाति से आ रहा है, पैसे वाला है या मतलब गरीबी है, इस स्तर की पहचान करके क्या करोगे? तो ये नहीं करना चाहिए भाई। तो क्वेश्चन यहां पर कौन सा वांछनीय नहीं है, ये नहीं है आंसर, ये सही हो जाएगा। अगला है विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना, जो मैंने आपकी करी। और कैसी कैसी प्रतिभाएं आपने बताई कि सर सोना अच्छा लगता है, ठीक है, उसके साथ में गाना गाना अच्छा लगता है, डांस करना यहाँ पर अच्छा लगता है, ऐसी ऐसी प्रतिभा बताई। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, आंसर आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हो, थर्ड आप लोगों ने सही आंसर दिया। अगला बताओ भाई, अगला आपके सामने कहता है, ये कहता है कि मोहन का जो व्यक्तित्व है और जो बुद्धि लब्धि है, यानी कि जो आईक्यू है, वो सोहन से अलग है, सोहन से भिन्न है। इन अंतरों को क्या कहा जाता है? क्या अंतर व्यक्तित्व विभिन्नताएं यानी कि इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या अपेक्षित विभिन्नताएं यानी कि एक्सपेक्टेड डिफरेंसेस, या अंतरा व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या प्रेक्षित आपकी विभिन्नता यानी कि ऑब्जर्व डिफरेंसेस? बताओ, ये तो बड़ा सिंपल सा है। अभी तो मैंने बताया था, मोहन की जगह सचिन को रख लो, सोहन की जगह यश को रख लो, तो इन दोनों के बीच में व्यक्तित्व और बुद्धि लब्धि के आधार पर ये डिफरेंस है। यानी कि जब किन्हीं दो के बीच में डिफरेंस हो रहा हो, और कौन से दो कारक ले लिए? कारक लिए व्यक्तित्व और बुद्धि यहां पर ले ली, इसको क्या बोला जाएगा? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या बोला जाएगा? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला आपके सामने कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक, कौन सा फैक्टर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है कि कौन सा वो फैक्टर है जो हेरिडिटरी फैक्टर्स के अंदर शामिल नहीं है। देखिए, अगर मैं बात करूं, शारीरिक संरचना हेरिडिटरी फैक्टर में शामिल होता है, बुद्धि हेरिडिटरी फैक्टर में शामिल होता है, जो हमारा एप्टीट्यूड होता है, क्षमता होती है, जन्मजात होती है, हेरिडिटरी फैक्टर के अंदर होता है। लेकिन जो हमारी अभिवृत्ति होती है, एटीट्यूड यहां पर होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर होता है। जैसे बाहुबली का एग्जांपल दिया, नेगेटिव एटीट्यूड हो रहा था, बाहुबली ने जान फूंक दी, पॉजिटिव एटीट्यूड यहां पर आपके सामने हो गया। क्लास रुक गई क्या? तो गोल गोल कैसा आ रहा है? आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर कौन से वंशानुगत कारकों में शामिल नहीं है? यह पर्यावरणीय कारक के अंदर शामिल है। आंसर नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला पढ़ो भाई, इसका आंसर दो। अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्न में से कौन सा सही है?
अधिगम की वरीयताओं के हिसाब से, लर्निंग की प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? सही पूछा है ना पहला। सभी अधिगमकर्ता जितने भी लर्नर्स यहां पर होते हैं एक ही तरीके से कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं जी नहीं, अलग अलग तरीके से कोई भी स्किल को सीखना पसंद करते हैं। दूसरा, अधिगम की वरीयता सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती। बिल्कुल गलत, प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए आप अधिगम करना चाहते हो, लाइक आपको क्या अधिगम करना है, जैसे मान लीजिए आपको जैसे भी किसने कही थी, जो मैंने छुट्टी रखी थी, ईद की छुट्टी रखी थी। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है ना कुरान पढ़ना चाहता है और कुरान को घर पर लेकर आ गया कि भाई मुझे कुरान भी पढ़नी है, और मान लीजिए उसके पेरेंट्स उसको क्या कहे, नहीं नहीं ये किताब कैसे लेकर आ गया, ये दूसरे धर्म की किताब है, ये नहीं पढ़ेगा तू। या मान लीजिए कोई मुस्लिम बच्चा है, वो गीता लेकर आ गया, नहीं नहीं ये तुम कैसे पढ़ोगे, दूसरी किताब को पढ़ना वर्जित है, हमारे बस एक ही किताब यहाँ पर चलती है। तो अगर मान लीजिए किसी का समाज और संस्कृति इस प्रकार की है, तो क्या वो बच्चा अधिगम कर पाएगा? तो ये कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करने वाले कारक होंगे ना, बिल्कुल यहां पर होंगे। जैसा आप लोग मेरे पास आओगे, मैंने बताया ना मैं कुरान भी पढ़ता हूं और बहुत हद तक मैंने पढ़ रखी, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, वेद भी पढ़ने की कोशिश करी जाती है, गीता तो पढ़ ही ली है भाई, ठीक है। उसके अलावा और भी अन्य धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की, भाई जब तक पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं कि दूसरे की जगह में भी क्या चीजें लिखी हुई है, तब तक कैसे पता चलेगा? फिर तो वो वाली बात होगी, मैं महान, मेरा सब कुछ बढ़िया, मेरा सब चीज, ये वाली चीज यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसी समाज और ऐसी संस्कृति है, तो उसकी वजह से जो आपकी अधिगम की वरीयता है वो प्रभावित यहाँ पर हो जाएगी। अगर मान लीजिए दोनों अच्छी है कि कोई बात नहीं बेटा, ये तो अच्छी बात है, पढ़ो, दूसरे के बारे में अपना ज्ञान को बढ़ाओ, तो उसकी जो अधिगम है, लर्निंग है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है एन कारकों से प्रभावित नहीं होती, गलत भाई, प्रभावित होती है। तीसरा, मानकीकृत जो पाठ्यचर्या होती है, जो स्टैंडर्डाइज जो आपके सामने करिकुलम यहां पर होता है, जो नेगेटिव करिकुलम एक तरीके से मान सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक टेस्ट होता है बच्चे का समेटिव, उसके अलावा और कुछ नहीं, वह अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नता को व्यापक रूप से शामिल करता है, संकुचित रूप से शामिल करता है। व्यापक रूप से जो शामिल करेंगे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग टाइप्स के आपके करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ कहता है कि जो अध्यापन केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, यानी कि जो टीचर सेंटर्ड पैडागोजी आपके सामने है, जहां पर पूरी सत्ता, पूरी कमांड टीचर के हाथ में है, ठीक है, तो अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र की जगह क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र यहां पर होना चाहिए। क्या? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र यहां पर होना चाहिए, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्री विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति कर सकता है, ये वाला नहीं कर सकता। तो आंसर यहां पर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। क्या? आंसर नंबर फोर्थ आप लोगों के सामने सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग इसका आंसर दे रहे हो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन यहां पर खत्म, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सारे खत्म, इससे बाहर इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं आते, ठीक है। ये पूरा निचोड़ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इसका आंसर सही से दीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने अजर्सन और रीजन का दिया हुआ है। अजर्सन क्या कहता है, विकतन क्या कहता है? एक शिक्षक को क्लासरूम में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा नहीं करना चाहिए। गलत भाई, व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करना चाहिए, सम्मान यहां पर देना चाहिए, ठीक है। एक संसाधन के रूप में यहां पर मानना चाहिए, रिसोर्स के रूप में मानना चाहिए, ना कि एक बाधा के रूप में मानना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम के रूप में मानना चाहिए। इसको बहुत आवश्यकता के तौर पर लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण यहां पर मानना चाहिए, क्योंकि यही वो आधार होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता आधार होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, ठीक है। तो इसने कहा कि व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा नहीं करना चाहिए, गलत, अजर्सन गलत है आपका, ठीक है। अब इसमें रीजन यानी कि कारण क्या दिया हुआ है कि जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपके सामने होती है, जो बाल केंद्रित शिक्षा को सपोर्ट करती है, उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान तरीके से निर्देश दिया जाए और मानक तरीकों से मूल्यांकन किया जाए। ये भी गलत है। जैसा बच्चा उसके हिसाब से उसको निर्देश देना, टीचिंग मेथड्स का यूज करना, टीएलएम का यूज करना, यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन उसको देना चाहिए। जैसा बच्चा उसके हिसाब से उसको शिक्षण देना। तो भाई ये भी गलत है, दोनों गलत है। तो फोर्थ आंसर ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर आपकी जो क्लास है इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाली, तो ये क्लास भाई आपकी खत्म होती है। कोई डाउट अगर यहां तक कोई बच्चा है तो आप लोग पूछ लीजिए। छोटा चैप्टर था, आसान चैप्टर था, चैप्टर यहां पर आपका खत्म हो जाता है। और